Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the cause of hemophilia. हमने देखा था कि किस तरीके से जेनेटिक कॉज था, तो किस तरीके से हीमोफीलिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन या फिर आप बोल सकते हो कि पेरेंट से किस तरीके से वो चिल्ड्रन में जाता है। इसके अलावा हमने देखा था कि क्या शो करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी कि अगर किसी मेल को है तो उससे फीमेल में जाएगा, फिर फीमेल से मेल में आएगा। इस तरीके से जेंडर चेंज करते हुए इसका ट्रांसमिशन होता है। आज हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, साथ ही साथ ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की। स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स से। जो सबसे पहला सिम्टम्स है दैट इज़ ब्लड इन स्टूल। अब पर्सन के स्टूल में या फिर आप बोल दो फीसेस में अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया है, मेल हो फीमेल हो, तो उसके स्टूल में जनरली ब्लड देखने के लिए मिलता ही है ना। अब इसका कॉज क्या हो सकता है? कॉज सीधा सा है पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइनल अल्सर। तो अगर तो नॉर्मली छोटा सा भी घाव है या पेप्टिक अल्सर है, इंटेस्टाइनल अल्सर है, अगर पर्सन नॉर्मल होता तो वो कहीं ना कहीं अपने आप क्या हो जाते, क्लॉटिंग के थ्रू ट्रीट हो जाते, घाव भर जाता। बट क्योंकि पर्सन को हीमोफीलिया है, क्लॉटिंग फैक्टर कम है, तो वो छोटी छोटी सी ब्लीडिंग भी ना रुकती नहीं है और इस वजह से स्टूल के साथ ब्लड आएगा। इसके अलावा सेकेंड चीज़ है ब्लड इन यूरिन। जैसे आप क्या बोल सकते हो, हीमेटोयूरिया। हीमेट मीन्स ब्लड से रिलेटेड, यूरिया यूरिन के साथ ब्लड आना। फिर से वही कंडीशन है कि अगर कोई थोड़ी सी इंजरी हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, छोटा सा भी घाव, तो क्या होगा, यूरिन के साथ भी ब्लड देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग इन नोज, जैसे कि दो कॉज है ना, ऐसी है जो ब्लीडिंग इन नोज है ना, आपने देखा होगा कई लोगों को अपने आप नाक बहती है, मतलब नाक से क्या रहा, खून आ रहा बिना किसी ओबियस कॉज के, पता चले थोड़ा सा ऐसे धक्का लगा और उन्हें खून आने लगे नाक से। ये कंडीशन हीमोफीलिया की हो सकती है क्योंकि क्लॉट जमेगा ही नहीं। और देखें तो इसके अलावा हैवी पीरियड्स। अब नॉर्मल पीरियड्स तो ठीक ही है कि हर मंथ फीमेल में चल रही है, लेकिन अगर किसी फीमेल को हीमोफीलिया है तो हैवी पीरियड्स होंगे, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, जो नॉर्मल थी वो ज़्यादा। साथ ही साथ इसका ड्यूरेशन भी बढ़ सकता है कि जो नॉर्मल जैसे 4 दिन चल रहे थे वो 5 दिन चल रहे हैं, 6 दिन चल रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, एक ये भी सिम्टम्स हो जाएगा हीमोफीलिया का। इसके अलावा ब्लीडिंग इन जॉइंट्स, इसे हम बोलते हैं हेमार्थ्रोसिस। तो हीम किससे रिलेटेड है, ब्लड से, और आर्थ्रोसिस जो आर्थ्रो वर्ड है ना, ये रिलेटेड रहता है जॉइंट से। अब जॉइंट में दोनों टाइप की ब्लीडिंग हो सकती है। कोई चोट लगी तो एक्सटर्नल बाहर से हो ही जाएगी। एक होती है इंटरनल, कि अगर कोई पर्सन है वो सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा है, वो थोड़ा सा दौड़ लिया, उसने कोई वर्कआउट कर लिया, तो पर्टिकुलरली घुटने के जो नी जॉइंट है या फिर एल्बो जॉइंट है, अगर कोई ज़्यादा वर्क उठा लिया, वहाँ इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जॉइंट में भी मसल में भी, है ना। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। हमने देखा था नॉर्मल जॉइंट है, यहाँ पर हम देखा था साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शन के लिए रजिस्ट करता है ना, एक्ट एज ऑयल हम बोल सकते हैं, कि ताकि जो मूवमेंट है ना वो स्लिपरी हो, ग्लाइडिंग हो, ईजिली हो सके। उसकी जगह क्या होने लगता है, यहाँ पर ब्लीडिंग के थ्रू ये देखो पूरा ब्लड भरने लगता है, इसे हम बोलते हैं हेमार्थ्रोसिस। और अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है ब्रूइसिंग। ब्रूइसिंग क्या होती है? ब्रूइसिंग को अगर बोल रहे ना तो आप बोल सकते हो कि नीले कलर के, काले कलर के पैचेस अगर आपको दिखते हैं, ब्लूइश कलर के पैचेस, उसका रीज़न क्या है कि यही जो ब्लीडिंग है वो कहाँ पर होगी, आपके स्किन के नीचे वाले पार्ट में सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग होगी, जो स्मॉल कैपिलरीज हैं। अब उनसे जब ब्लड बाहर बहेगा, बाहर तो आ नहीं रहा है, तो स्किन के अंदर ही, बब्बो यहाँ पर जब एकोमोडेट होगा, इकट्ठा होगा, उसी वजह से आपको क्या दिखेगा, ब्लूइश कलर, उसे बोला जाता है ब्रूइसिंग। आगे देखते हैं हम इसके कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकती हैं। पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज जॉइंट डैमेज, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जॉइंट में क्या हो रहा, ब्लीडिंग। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो कि मैंने बताया कि एक तो फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये हेल्प करता है ना। अब क्योंकि इसकी जगह ब्लड भरने लगा है तो जॉइंट के मूवमेंट में दिक्कत होने लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्रोनिक पेन हो सकता है, मूवमेंट में दिक्कत। तो बहुत सारी ना क्रॉनिक डिसीज़ हो सकती हैं जो हमेशा लाइफ लॉन्ग चलेंगे। क्रॉनिक मतलब लंबे डिसीज़ हो जो 4 साल, 5 साल, 10 साल या लाइफ लॉन्ग चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा
जैसे मैंने बताया था कि हीमोफीलिया ब्लड तो जमना नहीं है, तो किसी को छोटी सी भी चोट, मान लो चाकू काटते काटते किसी का ध्यान कहीं गया और उंगली कट गई, तो कॉन्टीन्यूसली ब्लड रुक ही नहीं रहा छोटी सी चोट में भी। तो ऐसे भी इसके अलावा खुद ये हैवी पीरियड्स, फीमेल में अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो ये कंडीशन रिजल्ट कर सकती है एनीमिया में। और अगर एनीमिया हो गया, कई बार सीवियर चोट में तो इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है ना, मैंने बताया था कि इनमें हाइपोवॉलेमिक शॉक भी डेवलप हो सकता है। अगर एक सीवियर इंजरी हुई, बहुत ज़्यादा ब्लड अमाउंट बह गया, रुक ही नहीं रहा है, तो उसमें क्या होता है हाइपोवॉलेमिक शॉक, ब्लड की कमी की वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, जो कि डेथ में रिजल्ट करता है। इसके अलावा तीसरा है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। बट को फिर से तोड़ दो, इंट्रा मतलब अंदर, क्रेनियल मतलब क्रेनियल कैविटी ब्रेन, और ब्लीडिंग आपके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग। और अगर ब्रेन में ब्लीडिंग है, वैसे रेयर कंडीशन होती है, बट अगर हो गई तो इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, ये पर्सन की जान भी ले सकती है, क्योंकि स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हेडेक, अब क्योंकि इसमें तो हेडेक तो होना ही है, वॉकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सन में क्या हो सकता है, बिहेवियरल चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना, कभी एकदम एलिवेट मूड, कभी डिप्रेस्ड मूड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सोने में डिफ़िकल्टी हो सकती है ना, कभी उसे नींद ही नहीं आएगी, मीन्स इंसोमिनिया, कभी बहुत ज़्यादा नींद आएगी, स्लीपीनेस, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कैसे ट्रीट करें। सबसे पहली चीज़ तो यही है, क्योंकि देखो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी थी, आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा दो। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना ये नहीं किसी पर्सन को उठाओ और डाल दो, है ना, खाना नहीं है कि किसी से भी लेके किसी में कर दो। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, पर्टिकुलरली ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, और जिस पर्सन से ले रहा आप किसी हेल्दी पर्सन से ही ले सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिसीज़ हैं जो ब्लड से ट्रांसमिट हो जाते हैं, जैसे कि HIV, जो कि बहुत ज़्यादा, एड्स, इसके अलावा और भी हेपेटाइटिस। तो ये चीज़ देखी जाती है कि ब्लड एक तो किसी हेल्दी पर्सन का हो, साथ ही साथ ब्लड ग्रुप सारी चीज़ें मैच करने के बाद। तो अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराओगे, ब्लड में RBC भी है, WBC भी है, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, हीमोग्लोबिन भी है, और उसी में क्लॉटिंग फैक्टर भी है। तो एक हेल्दी पर्सन का अगर हम ब्लड चढ़ाएंगे तो उसमें फैक्टर 8 भी होगा, फैक्टर 9 भी होगा, और फैक्टर 11 भी होगा। तो अब पहले से अब देखो, ठीक है, ये हमने हेल्दी पर्सन से कराए, किस में, जैसे हीमोफीलिया है, तो अब हीमोफीलिया वाले पर्सन में भी ये फैक्टर आ गए, तो अब उसमें क्लॉटिंग कहीं ना कहीं अच्छे से होने लगेगी। तो एक ये चीज़ है जो रिलीफ दे सकती है। दूसरी चीज़ है कि सिर्फ आप फैक्टर वो करा दो, फैक्टर रिप्लेसमेंट, कि जो फैक्टर एब्सेंस है पर्टिकुलरली एक हेल्दी पर्सन से, वो फैक्टर लेके हीमोफीलिया वाले पेशेंट पर ट्रांसमिट करा दो। ये भी एक अच्छी टेक्निक है। इसके अलावा तीसरी एक और टेक्निक है, दैट इज़ डेमोप्रेसिन। अब डेमोप्रेसिन क्या है, एक्चुअल में होता है एक हार्मोन, है ना, ये एक हार्मोनल थेरेपी है। और अगर हम जिस पर्सन को भी हीमोफीलिया है, अगर उसमें हम इसे ट्रांसमिट कराते हैं, कैसे ट्रांसमिट कराओगे, बाय इंजेक्शन के थ्रू, तब उसमें क्या होगा, इसके अलावा जो फैक्टर है ना, क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी हम इंजेक्शन के थ्रू ही कराते हैं, वेनस में, है ना, पर्टिकुलरली वेन में इंजेक्शन लगा के। वेन में इंजेक्शन के वैसे भी आप लोगों को रीज़न पता होंगे कि एक तो उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है कंपेयर टू आर्टरी। तो अगर आप आर्टरी में कराओगे तो हो सकता है कि वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो सके, दिक्कत दे सकती है, वेन में ईजिली हो जाता है। तो मैं क्या बता रहा था, डेमोप्रेसिन, ये क्या होता है, एक टाइप का हार्मोन, और इस हार्मोन को भी आप इंजेक्शन के थ्रू हीमोफीलिया वाले पेशेंट में, पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन ये होता है कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर देता है। तो मान लो अगर किसी दिग्गज से वही म्यूटेशन की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ही कम अमाउंट में बढ़ रहे थे, चाहे 8 हो, 9 हो, 11 हो, क्योंकि आपने डेमोप्रेसिन दिया है तो अब उन फैक्टर का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो वो भी क्या कर सकता है, इस चीज़ से रिलीफ दे सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, है ना, कि किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि भाई इस पर्सन को हीमोफीलिया है या मुझे खुद हीमोफीलिया है, तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जिस भी पर्सन को हीमोफीलिया है, क्योंकि देखो बहुत सारा पेन हो रहा, स्वेलिंग है ना, जैसे जॉइंट में, इसके अलावा हेडेक भी हो सकता है, तो पहली चीज़ है कि आप पेन रिलीवर्स दो, है ना, ताकि उससे थोड़े टाइम के लिए तो पेन से रिलीफ मिल ही जाए। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग कैसी हो सकती है, इंटरनल, विदाउट इंजरी भी हो सकती है, कि आपने थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर लिया, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, सीढ़ियाँ चढ़ ली, उस वजह से। तो जिस भी पर्सन को हीमोफीलिया है उसे ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिसमें
एक तो इंजरी का रिस्क हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई तो ब्लड रोकना नहीं है। दूसरी चीज़, एक्सेसिव फिजिकल वर्कआउट नहीं करना चाहिए, ताकि इंटरनल उससे जो ब्लीडिंग है ना वो भी ना हो सके। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।